हेलो गाइस, वेलकम टू एलियस। और इस वीडियो में जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके सेक्शन बी में मैथ्स के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मतलब 2 मार्क के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये वीडियो देख लेना ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 2 मार्क में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। आप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्टली तो नहीं आएंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे या उसी टाइप के कह सकते हैं फॉर्मुलेस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 2 मार्क वाले हैं। बाकी सेक्शन ए के लिए मैंने आपको आई थिंक 7 या 8 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, तो वो जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो बातें बातें कुछ नहीं, सीधे हम काम की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन एन एपी ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 50, फाइंड ए एन। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमें ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन क्या, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। सारी चीज ऊपर दे रखी है और ए एन फाइंड करना है, ये रहा। तो सीधे वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 50, तो 50 माइनस 5, चलो पहले लिख लेते हैं 50 माइनस, और डी की वैल्यू 2, और ये ए एन एज इट इज, क्योंकि ए एन तो हमें फाइंड ही करना है। सॉल्व कर दो इसको, 5 प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है 49 इंटू 2। तो 5 प्लस 49 इंटू 2 कितना होता है आपका 98। तो 5 प्लस 98 होता है 103, जो कि है आपका ए एन की वैल्यू या फिर आपका आंसर। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स सेक्शन बी की बात चल रही है अब यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और पी। ठीक है, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझो पहले, एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, सीधी लाइन भी नहीं खींचती मुझसे, एक लाइन सेगमेंट है ऐसे ए और बी, ये ए और ये बी। ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी, लाइन सेगमेंट है ना। और उनके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 3। और एक कुछ रेशियो पे इस लाइन को एक पी पॉइंट पे काटता है, तो उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, ये पी पॉइंट है आपका, और इसके कोऑर्डिनेट ये है 4 और ये स्मॉल पी। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये पी की वैल्यू। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपको बताओ, एक फॉर्मूला होता था। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका है सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एक लाइन ए बी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और एक बीच में एक पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और उनका रेशियो क्या है वो पूछ रहा है आपसे। तो रेशियो क्या है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका मतलब आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है? सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, जिसमें एम और एन क्या है ये मैं बता दूं, एम और एन आपका है रेशियो। तो नीचे होगा एम प्लस एन, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। ये होता था आपका सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। अब देखो इस सेक्शन फॉर्मूले को समझो, ये जो एम और एन की जो वैल्यू है, ये जो एम एन जो है, एम एन, ये बेसिकली रेशियो है। इस क्वेश्चन में ये रेशियो ही पूछ रहा है, तो बेसिकली हमें ये एम और एन की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। और ये एम, ये जो मैंने पूरा बनाया है, ये है ये कोऑर्डिनेट, यानी ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट यानी 4 के इक्विवेलेंट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इस केस में पी के इक्विवेलेंट होगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला हम याद करते हैं कोऑर्डिनेट निकालने का होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, हमसे रेशियो पूछ लिया। तो हम रेशियो एम और एन की जगह मान लो k/1 मान लेते हैं। तो इसको m मान लो, इसको n, और ये हमें पता है। अब देखो, हमें पता है कि ये वाला जो पूरा ही कोऑर्डिनेट का होता है, तो हमें ये इसकी वैल्यू तो 4 पता है, तो हम ये वाला रेशियो यूज करके इस वाले में डाल के इसको 4 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम इसको 4 कैलकुलेट। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ ऑरेंज से। तो m क्या है k, और x1 x2 ऐसे मान लो, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। तो k इधर डाल रहा हूँ बस, k x2 क्या है 6 प्लस n क्या है 1। जब आपको रेशियो ना दे रखा हो तो k/1 मान लिया करो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और प्लस n 1 है, और x1 क्या है 3, x1 क्या है 2, अपॉन में m प्लस n यानी k+1।
तो ये पूरा हमने फॉर्मूला डाल दिया और ये किसके बराबर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के, जिसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो इसको अगर हम 4 के इक्विवेलेंट पुट कर दूं, ये ऑरेंज वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। तो निकालता हूँ के की वैल्यू, तो ये ऊपर हो गया 6k + 2, नीचे k + 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस चीज को, तो आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ कर रहा हूँ ऊपर आपके लिए। तो इसकी के की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा 6k + 2 लेफ्ट हैंड साइड में, और ये k + 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4k + 4। इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 4k उधर चल जाएगा तो 6k - 4k 2k, और ये 2 उधर चल जाएगा 4 - 2 2, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 1। तो k की वैल्यू आ गई 1। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ 1 लिख के 1:1 रेशियो बोल देंगे। ऐसे मत कर देना, k की वैल्यू 1 आई है तो अब हमें k की वैल्यू जो 1 मिली है उसको, अब ये जो k की वैल्यू 1 हमारी आई है, यहाँ से कहाँ गई k की वैल्यू, ये रही k की वैल्यू जो 1 आई है, इसको आप क्या करो ये वाले में डालो, यानी n, ये m की वैल्यू हमें 1 मिल गई और n की वैल्यू तो 1 है ही, तो यहाँ पर m और n की वैल्यू 1 1 डाल के इसको p के इक्विवेलेंट कर देंगे, क्योंकि हमें फाइनली p की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सब मिटाता हूँ और p की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, देख रहे हो लंबा चौड़ा हो रखा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वरना समझो सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 मिल गई थी हमें, ये जो हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ k की वैल्यू 1 हमें मिल गई थी। अब m की वैल्यू यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें डालता हूँ मैं। अब इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि हमें ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू के इक्विवेलेंट पुट करेंगे p के, तो डाल रहे हैं m की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 3, तो ऊपर लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 × 3 3, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। n की वैल्यू भी 1 और y1 की वैल्यू 3, तो 3 + 3 हो गया, नीचे m + n यानी 1 + 1 2, तो ये कितना हो गया 3 + 3 6, 6/2 3। तो यहाँ से ये आ गई हमारी 3 जो कि बराबर है p के, तो यहाँ से p की वैल्यू 3 और यही था आपका आंसर। समझ आई बात, सेक्शन फॉर्मूला, और जहाँ रेशियो नहीं दे रखा होता वहाँ k:1 हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो ध्यान रखना जहाँ रेशियो ना दे रखा हो और रेशियो पूछा हो और बीच में कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा हो तो आप k:1 ले लिया करो रेशियो को, और सेक्शन फॉर्मूला आपका अप्लाई कर दिया करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ 4√3 मीटर ऑन अ ग्राउंड इफ द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो मान लो ये ट्री है, इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि जो ट्री है ये शेडो बनाता है इतने मीटर पे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे यानी यहाँ शेडो बन रही है 4/3 मीटर पे, यहाँ पर ये शेडो बन रही है, और जो सन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है ये सीधा सीधा। तो ये क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस है, एंगल भी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो भाई आपका टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये सोचा करो कि टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है तो टेन ही लेंगे हम। ठीक है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो लिख लो टेन 60, परपेंडिकुलर क्या है एच यानी कि हाइट जो कि हमें निकालना भी है, तो उसको एज इट इज लिख दिया, और बेस क्या है ये 4√3। अब बताओ इसको सॉल्व करके आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, टेन 60 की वैल्यू √3 और ये 4√3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4√3 इज इक्वल टू एच, सॉल्व कर दो, √3 × √3 3 और 3 × 4 12, तो यानी एच की वैल्यू 12 मीटर, यानी हाइट ऑफ अ ट्री है 12 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P and Q रेस्पेक्टिवली, इफ 2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P and Q। एक लाइन है जो y एक्सिस और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, तो ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ये ग्राफ है। ठीक है, ये वर्टिकल वाला y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो जो लाइन सिर्फ y एक्सिस पे काटती है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो देखो ऐसे काटेगी ना कोई लाइन y एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो इसका 0 होगा और y का कुछ पॉइंट होगा तो y, तो इसका जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं 0 और y। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तुम्हें क्वेश्चन पे भी आऊंगा।
तो ये वाई एक्सिस को ऐसे लिखेंगे 0 और वाई। सिमिलरली एक्स एक्सिस का कैसे लिखेंगे, जैसे ये ग्राफ है और एक्स एक्सिस पे कोई काट रहा है, ये एक्स एक्सिस पे काट दिया, ठीक है, तो इसके जनरल ग्राफ कैसे होगा, एक्स ये होगा और वाई 0 होगी, तो इसका जनरल आपका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे काटेगी तो एक्स और 0, ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है वाई एक्सिस है तो इसका पॉइंट हो गया 0 वाई, एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो इसका पॉइंट हो गया एक्स और 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ये जिस लाइन को काट रहा है, ये जो पी क्यू लाइन, उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -5, ठीक है। तो बेसिकली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका ये 0 वाई, एक पॉइंट है आपका ये x0, ठीक है, x0, और ये आपका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है ये 2 और -5। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट P और Q है, ये P और Q जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ा घुमा फिरा के कंफ्यूज कर रखा है, लेकिन सिंपली आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो लगा दो बस। कैसे होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, सिंपल सी बात है। इसमें x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा, और इसको फिर बाद में 2 और -5 के इक्वलेंट करके x और y की वैल्यू निकाल लो। तो वही कर रहे हैं बस, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो x1 + x2 यानी कि 0 + x, तो 0 + x/2, y1 + y2 मतलब y + 0, y + 0/2, और ये बराबर किसके, 2 और -5 के। तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया x/2 जो कि बराबर है 2 के, और y/2 क्योंकि 0 है तो y/2, y/2 किसके बराबर आएगा, -5 के। बस सॉल्व कर दिया अब इसको। तो x/2 = 2 यानी कि x की वैल्यू आ गई 4, y/2 = -5 यानी y की वैल्यू आ गई -10। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी, यही तो पूछा था। और कोऑर्डिनेट बना दो बस अब इसके, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -10 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बने, एक बना 0 और -10 क्योंकि y की वैल्यू भी हमने 10 निकाली, और एक बना 4 और 0। तो ये हैं वो दो कोऑर्डिनेट, 0 -10 और 4 और 0, ठीक है। तो लैंग्वेज घुमा फिरा के दे देंगे तुम्हें वो, ताकि कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपको बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप समझ जाओगे यार कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगवा रहा है, सीधी सी बात है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे आप, आपका काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ n = 2 cube into 3⁴ into 5⁴ into 7 where n is a natural number then find the number of consecutive zeros in n। देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें सबसे आसान तरीके से समझाता हूँ, एकदम इजीएस्ट वे। बुक में बहुत मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है इसको। ये क्या लिखा हुआ है, n एक लंबा चौड़ा सा आपको नंबर दे रखा है ऐसा, 2⁵, 3⁴, 5⁴ into 7, है ना, इतना बड़ा सा नंबर दे रखा है, और आपको ये बता दिया कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करोगे तो इसमें कितने कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कितने जीरोस आएंगे, जीरोस, ये आसान भाषा में एंड में इसके कितने जीरो आएंगे। इसको ऐसे याद कर लो कि एंड में ये जो नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके एंड में हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, ये बात याद रहेगी, हाउ मेनी जीरोस। तो बस इसको आप पता कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस ये देख लो कि 2 और 5, क्योंकि जीरो कैसे बनता है, 2 × 5 क्या होता है 10, तो एक 2 और 5 के पेयर से एक जीरो बन गया। अगर मैं 2 और 5 के दो पेयर लिख लूं, यानी कि 2⁵2 और 5⁵2, तो यानी कि 100 बनेगा, यानी कि दो जीरोस हो गए। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 2 और 5 के कितने पेयर बना रहे हो आप, जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरोस आएंगे, बस इतना ही काम था। तो इसमें देख लो 2³ है और 5⁴ है, तो यानी कि 2³ × 5⁵, यानी कि 3 जोड़े बन गए 2 और 5 के, तो यानी कि 3 जीरोस आएंगे। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। अच्छा एक चीज और, इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 2⁵ है और 5⁴ है, वो एक 5 एक्स्ट्रा है, उसके साथ 2 नहीं आया, इसलिए 3 ही 5 काउंट होंगे, जितने 2 हैं उतने ही 5 चाहिए, तभी तो जीरो बनेगा। भाई एक 10 बनाने के लिए हमें एक 2 चाहिए होता है, एक 5 चाहिए होता है, 2 5 10 होते हैं ना। तो ऐसे ही हमें दोनों नंबर चाहिए, 2 और 5 दोनों। तो इन 2 और 5 के जितने भी हमें पेयर बनता जाएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो से
वो नंबर एंड होगा। तो यहाँ पर 3 बन रहे हैं क्योंकि 2 की पावर क्यूब है, चाहे 5 की पावर 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 3 ही है, तो यानी कि हमें 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 5 नंबर आपको दे रखे हैं, 5 नंबर। तो आप 5 नंबर देखते ही सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा टोटल आउटकम्स 5 आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 5 है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब हमें ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला केस है कि नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, फेवरेबल चांसेस मतलब जो चीज हमें चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ऊपर लिखते हैं, और नीचे टोटल, तो टोटल 5 है तो डिनोमिनेटर में 5 है। अच्छा जी, अब आते हैं ऊपर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर हैं और इनमें से हमने रैंडमली एक नंबर चूज किया, रैंडमली चूज कर लिया नंबर। तो कह रहा है अगर उस नंबर को हम रैंडमली चूज करें और उसको हम x मान लें उस नंबर को, तो उसका जो x स्क्वायर करें तो वो लेस देन 2। ये है क्वेश्चन, घुमा फिरा के दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल प्रोबेबिलिटी का। ये कह रहा है कि x वो जो नंबर चूज करेंगे अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो लेस देन 2 आए। तो भाई देख लो इनमें से कौन सा लेस देन 2 आएगा। अगर -2 को मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो मतलब ये तो नहीं है। -1 को स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, तो ये तो है। 0 को स्क्वायर करूंगा 0 आएगा जो कि लेस देन 2 है, ये भी ठीक है। सिमिलरली 1 को स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, वो भी लेस देन 2 है। तो यानी 3 हमारे फेवरेबल चांसेस हो गए इनमें से। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/5। तो इसको तो मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10, ये कोऑर्डिनेट है, एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, कर लो, प्रैक्टिस की बात है। तो हमें इसमें रेशियो ढूंढना है, रेशियो। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 10 और 6 -8, और जहां डिवाइड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है -1 6। तो यानी इसमें भी क्या लगेगा आपका, सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है सीधे सीधे। तो क्यों ना आप ये खुद करो, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला अभी करवाया था ना पहले ये, तो सीधे अब वही लगा के इसको सॉल्व करो। अगर समझ नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन नंबर वो वाला देख लो, एग्जैक्ट उसी की कॉपी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया ये वाला। cos थीटा minus sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 minus √3 अपॉन 1 plus √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दिखने में बड़ा डरावना लग रहा है नहीं? तो देखो इसको कैसे करोगे आप। तो पहले तो मैं ये बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीके से नहीं होगा। अब आप कैसे, किस तरीके से आपको इजी लगता है वो आपके ऊपर है। मेरे को जो इजी लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें इसको इक्वल कर रखा है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में सारे जितनी भी चीजें, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको cos थीटा से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड। बस सिंपल काम ये करना है, cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या होगा, cos थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, बोलो, sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये नीचे है cos थीटा बाय cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय cos थीटा, डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और राइट हैंड साइड में तो एज इट इज 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, ये 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है ना, इसलिए इजी से है। अब इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 1 माइनस √3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 1 माइनस tan थीटा। अब इसको कंपेयर करो यार आंखें खोल के, ये tan थीटा ही तो √3 है, 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस √3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई √3, सीधी सी बात। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, कब होती है tan थीटा की वैल्यू √3, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है जब थीटा होता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली हमने सिर्फ एक लाइन में। बाकी और बहुत सारे तरीके हैं,
आप एक काम कर सकते हो कि इसका पूरा का पूरा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट में भी करना पड़ेगा राइट में भी करना पड़ेगा। पर इस वाले मेथड से अगर आप सिर्फ कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपको सिर्फ लेफ्ट में कॉस से डिवाइड करना है, उसके बाद सीधे कंपेयर कर देना है, सीधे आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 338 एंड 59 and leaves remainder of 2 and 5 respectively। पहले तो मुझे बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहेगा इसमें, कॉन्सेप्ट समझ आया तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के? वर्ड प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 338 एंड 59 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ध्यान रखना, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन कैसे वो देख लो। तो कह रहा है कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको 338 को डिवाइड करता हो। मान लो ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू में ए मान लेता हूँ, ऐसे ही समझने के लिए ए। तो मान लो 338 को जब मैं ए से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आता है, और 338 को इसी ए ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 आता है। तो यही क्वेश्चन है आपका। तो इसका मतलब अगर 338 में से मैं 2 हटा दूँ, क्योंकि ये रिमाइंडर एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 336 अगर मैं ए से डिवाइड करूँ तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। सिमिलरली अगर 59 में से इसका रिमाइंडर 5 है, तो 59 में से अगर मैं 5 हटा दूं तो 54 बचेगा। तो इस 54 को अगर मैं इस ये जो हमने माना है ए ग्रेटेस्ट नंबर, इससे डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो सिंपली इस ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट नंबर की। तो आप क्या करो, इस 336 और 54 का सिंपल एचसीएफ निकाल दो और वही आपका आंसर होगा। तो 336 और 54 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको प्राइम फैक्टराइज करना आता है। तो जब आप 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या क्या बनता है बताओ। तो ये बनता है एक तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का बनता है 2 इंटू 3 की पावर क्यूब। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कि हम जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो क्या क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 7 तो एक ही में ही है, दोनों में नहीं है, तो 2 और 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो छोटी पावर है वो लिख लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ 4 है या 3 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर क्या है 1, तो 1 ले लेंगे। सिमिलरली 3 यहाँ पर 1 है या क्यूब है, तो छोटी पावर क्या है 1, तो ये, यानी ये एचसीएफ है इन दोनों का, 336 और 54 का, 2 इंटू 3 जो कि है 6। तो ग्रेटेस्ट नंबर है 6। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड करते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गिवन दैट रूट 5 इज एन irrational number, prove that 3 plus root 5 is irrational। 3 plus root 5 is rational, rational। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 5 तो irrational नंबर है, तो ये तो गिवन है, ये एक तरह से प्रूव वाला क्वेश्चन है। गिवन है रूट 5 इज irrational। ठीक है, ये आ सकता है, पहला आ चुका है बहुत बार। रूट 5 इज irrational और हमें प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 रैशनल है। पहले तो आप मेरे को डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल क्या है, वरना क्वेश्चन हिलेगा नहीं। तो इन्होंने बोल रखा है रूट 5 इरेशनल है और 3 प्लस रूट 5 रैशनल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे बताओ। इसको प्रूव करने का तरीका सिंपल है, ये देखो, रूट 5 इज इरेशनल, अगर मैं अब इसको यहाँ लिखूँ 3 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू पी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू पी, अगर मैं इस 3 को यहाँ लेफ्ट में ही रन दूं और रूट 5 को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा, p माइनस अंडर रूट 5। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका p माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो लगाओ यहाँ पर। तो p स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2ab माइनस 2 रूट 5 p, ये बन गया हमारा। चलो इसको आगे यहाँ नेक्स्ट और सॉल्व करो। तो इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो 9 माइनस 5 4, और इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी। तो 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी। अब एक और काम करो यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा कि 4 पी स्क्वायर माइनस 4, इस पी को उधर भेजो तो क्या बनेगा पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 रूट 5 पी। अब इस 4 को भी उधर भेज दो,
या फिर p को इधर भेज दो, चलो p को भेज दो ताकि दोनों p एक साइड हो जाएंगे। तो p² माइनस 2√5p इक्वल्स टू ये 4 उधर जाके 4 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से p कॉमन ले लो, तो यहाँ से √5 या तो p कॉमन ले लो या √5 कॉमन ले लो, लेकिन हमें √5 की कंडीशन पता है, तो हम क्यों ना √5 को एक साइड कर लें और बाकी को एक तरफ भेज दें। तो जब बाकी को एक तरफ भेजेंगे तो कैसा बनेगा आपका बनेगा √5 इज इक्वल टू p² माइनस 4 इज इक्वल टू 2p। तो √5 इज इक्वल टू p² माइनस 4 इज इक्वल टू 2p आ गई हमारी कंडीशन। अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इस लाइन तक तो पहुंच जाते हैं सॉल्व करके सब, पर यहाँ फंस जाते हैं। कैसे? अब देखो, यहाँ √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो हमने कंक्लूड किया p² माइनस 4/2p, ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो ये पॉसिबल कैसे है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे रखा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और राइट हैंड साइड रैशनल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो हमारी कंडीशन है कि 3 + √5 ये रैशनल नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर है। समझ रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसको 2-3 पीछे जाके 2 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दे रखा है, तो दोनों या तो रैशनल होंगे या दोनों इरेशनल होंगे। तो ऐसे कैसे आ गई कंडीशन के √5 तो इरेशनल दिखा रहा है क्योंकि गिवन है, और p² माइनस 4/2p क्लियरली रैशनल है। तो इसका मतलब ये p² माइनस 4/2p भी आपका इरेशनल ही होगा, यानी कि 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया of the shaded region in the figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। तो देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर कर रखा है ना, ये शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, समझ आ रहा है? एरिया रिलेटेड वाले का। अब देखो, ये ABCD एक स्क्वायर है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसकी साइड है 14, तो ये सारे 14 होंगे क्योंकि स्क्वायर में एवरी साइड इज इक्वल। ठीक है, तो 14 14 14 14 सब में। अच्छा, अब ये APD, ये जो APD है ये एक सेमी सर्कल है, दिख रहा है ना आपको ये सेमी सर्कल? ध्यान से देखो इसको, APD ये सेमी सर्कल है। सिमिलरली BPC ये जो बन रहा है ये भी सेमी सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर के एरिया में से, इसको हमें सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए ना, तो हम स्क्वायर का एरिया लेंगे पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 2 सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इसलिए क्योंकि 2 है सेमी सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जैसे ये करोगे आप, आपका आंसर टपक जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 14, क्वेश्चन में दे रखी है, तो यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2 क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, जल्दी बताओ? πr² यार, सर्कल का एरिया होता है πr², तो सेमी मतलब हाफ, तो πr²/2। ठीक है, πr²/2। बस ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ये देख लो ऐसे जल्दी से, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो 1 से 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए आपको, मैं बहुत बार बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में, और 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी इससे। जैसे अभी ये 14 स्क्वायर मैंने जल्दी से बोल दिया 196, है ना, तो आप कोई कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इतना नहीं, आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स 30 तक के तो एटलीस्ट। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये 2 से 2 कटेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर स्क्वायर। अब देखो इसमें आर नहीं ढूंढ पाते हैं, आर कैसे ढूंढोगे यार, सिंपल सी बात है, साइड 14 है तो रेडियस यानी कि उसका सरकमफ्रेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो यानी सरकमफ्रेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस 7 होगा, क्योंकि पूरी साइड 14 है तो उसका हाफ। ये देखो, ये जो मैं पिंक कलर से डॉट लाइन बना के दिखा रहा हूँ ना आपको, ये वाली, ये सेमी सर्कल है, और यहाँ कहीं इसका, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये पिंक, ये हाफ, यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो यानी कि 14 का हाफ यानी कि 7। तो रेडियस क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो बस, 7 × 7, इसको काटो तो सॉल्व करो, 196 माइनस 22 × 7 कितना होता है 140 154, तो 196 माइनस 154 करोगे तो कितना होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें हमने क्या किया, पहले स्क्वायर का एरिया लिया,
साइड दे रखी थी, उसको माइनस किया ये 2 सेमी सर्कल से, 2 सेमी सर्कल से माइनस लेके आए क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं। और रेडियस कैसे निकाला हमने, रेडियस ऐसे निकाला कि साइड 14 है और सेंटर से हाफ होता है, मतलब सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक लाइन जाती है वो रेडियस होती है। तो ये पूरा 14 तो डायमीटर हुआ, तो डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस, यानी 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द HCF is equal to 210 and 55 is expressible in the form 210 into 5 minus 55y, then find the value of y। HCF का क्वेश्चन है, पहले बहुत किए। देखो इसमें बस घुमा के दे रखा है HCF का ही, आपको बोल रखा है कि 210 और 55 का वी हैव टू फाइंड द HCF, और वो जो HCF आएगा, जो हम इसको 210 और 55 का HCF निकालेंगे, उसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में वी कैन एक्सप्रेस, यानी कि 210 इंटू 5 माइनस 55y, और उसको फिर y की वैल्यू निकालो। तो हम करेंगे क्या, पहले पहले मेथड सीख लो फिर सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका HCF निकालेंगे और जो HCF की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है। चलो, तो 210 और 55 का लेट्स फाइंड द HCF। अब मैं देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइज करना आता है, अब तो आना ही चाहिए, अब तो पेपर आ गए। ठीक है, 210 का मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन थोड़ी ना करूंगा मैं। तो 210 का क्या होगा बताओ, 210 का प्राइम फैक्टराइज बेसिकली आसान भाषा में तोड़ देना, उसको कोई भी नंबर है उसको बिल्कुल स्मॉल नंबर्स में ब्रेक डाउन कर देना, कोई मैथ्स की लैंग्वेज में वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम नंबर की फॉर्म में इतना छोटा तोड़ना कि फिर वो दोबारा ना टूटे। ठीक है, तो 210 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको एलसीएम के हिसाब से और वो काट के लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली ये मैंने किसको तोड़ा, 210 को, 210। अच्छा, ऐसे 55 को कैसे ब्रेक करोगे, 55 को जब आप ब्रेक करोगे तो सिंपल, ये तो सिंपल है, 5 इंटू 11 में हो जाएगा, दोनों ही प्राइम नंबर है। तो ये मिल गए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका HCF निकालना आपको आना चाहिए अब तक। कैसे निकालोगे, जो कॉमन है पहले वो ले लो। तो क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन दिख रही है इसमें, 5। तो इसका मतलब 210 और 55 का HCF है 5, और दोनों में पावर 1 है, तो छोटी लेनी है बड़ी लेनी है वो कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने सीधे सीधे HCF फाइंड कर लिया, 210 और 55 का 5। आधा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो HCF हमने निकाला ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको इक्विवेलेंट कर दो। तो 5 इज इक्वल टू 210 इंटू 5 माइनस 55y। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम, मेरे हिसाब से तो निकाल लोगे तुम लोग यार। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 55y को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 55, और ये 210 इंटू 5 एज इट इज, और ये 5 उधर जाके माइनस। तो 210 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है आपका 1050 होता है ना, -5, और इधर है 55y। आगे सॉल्व करते हैं, अब तो सिर्फ सीधे मैथ्स कर रहा हूँ मैं, कुछ आपका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे 55y, तो यहाँ पर 1045/55, तो y की वैल्यू आ गई 1045/55। अभी जितना और कट रहा है और काट दो इसको। ठीक है, तो 1045/55 को जब आप काटोगे तो डायरेक्ट 19 टाइम्स कट जाएगा। देखो आप अपनी स्पीड पे काटना है इसको, आप ये मत सोचो सर ने जल्दी काट दिया, कंफ्यूजन मत हो जाना। आप अपनी स्पीड पे आराम से रफ पेपर में जाके आराम से काटो, इतनी फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती 10th में। ठीक है, आराम आराम से करो, स्ट्रेस नहीं लेना। तो इसका आ गया 19, और वही आंसर है, y की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, तो y इज इक्वल टू 19। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। Okay guys, question number 13. A heap of rice in the form of cone of base diameter 24 meter and the height 3.5 meter. How much canvas cloth is required to just cover the heap? तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है, इट माइट गेट कंफ्यूजिंग। तो एक राइस का हीप है, हीप मतलब ऐसे ढेर रख देते हैं ना, इमेजिन करो राइस ऐसे डाल दिया जमीन पे तो ऐसे ढेर बन जाता है, तो जो ढेर बना है वो कोन की शेप में है, कोन। ठीक है, और उसका डायमीटर है 24 मीटर और हाइट दे रखी है उसकी 3.5 मीटर। तो देखो ऐसे, ये कौन बना रहा हूं ना मैं, ये कौन ऐसे बन गया हो। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 3.5। हाइट मतलब ये वाला हिस्सा, इसकी वैल्यू कितनी है,
3.5 और डायमीटर 24 है। डायमीटर 24 यानी रेडियस कितना है 24 का आधा यानी कि 12। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमसे पूछा है कि इस राइस ये जो राइस का ढेर है इसको हम अगर किसी कपड़े से ढकें कैनवस क्लॉथ से ढकें तो कितने उस कैनवस क्लॉथ का एरिया क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी चीज को ढकें तो आप उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हो। क्या निकालते हो कर्व सरफेस एरिया। तो बस अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया है कि आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ये होता है फॉर्मूला पाई आर एल। अब देखो हमारे पास आर की वैल्यू है 12। एल क्या है एल होती है स्लांट हाइट। वो तो हमें नहीं है हमारे पास नहीं है हमारे पास तो हाइट है। तो स्लांट हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्लांट हाइट कैलकुलेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो यार फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे आपको ठीक है उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए एकदम टिप्स पे। तो पाई आर एल आपको कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए एल चाहिए। तो एल का फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और एच की वैल्यू हमारे पास है। तो पहले स्लांट हाइट निकाल लो। तो स्लांट हाइट कैसे निकालोगे अंडर रूट आर क्या है 12। 12 का स्क्वायर मैंने किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एच। एच की वैल्यू क्या है 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर कर दो। 3.5 का स्क्वायर होता है 12 प्लस 12.25। बस इसको अब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता तो मैं अब ये मत बोल देना 10th के बच्चों को स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता। आता है ना। तो इसको बस दोनों को ऐड करो। तो 144 प्लस 12.25 होता है 156। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 156.25। अब इसका जवाब इसमें पता है इस क्वेश्चन में क्या है इसमें बस आपको कैलकुलेशन का खेल है। ये जो पॉइंट पॉइंट में आ रहे हैं ना यहाँ पर गलत करवा देता है क्वेश्चन। तो आपको ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए जो कि 5th 6th की बातें हैं। पर बहुत बच्चे होते हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देख लो कैसे करते हैं। तो अंडर रूट 156.25 का अंडर रूट जब आप करोगे तो ये सीधे सीधे बनेगा 12.5 मीटर। तो यानी स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई 12.5 मीटर। अब तो आप सीधे कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो। हमें एल की वैल्यू मिल गई। एल की वैल्यू क्या निकाली हमने 12.5 मीटर। तो अब हमें सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। तो पाई की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 22/7। आर की वैल्यू 12 और एल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की कितनी आई थी 12.5। तो इसको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो खुद। मल्टीप्लाई करना है तो पेन चलाओ थोड़ा तुम लोग भी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा पेन चलाना पड़ेगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए इसमें और भी पूरा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो सारे अगर प्रैक्टिस करके जाओगे देख के जाओगे तो काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ पी जिसके कोऑर्डिनेट है 5 7 और क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है x-2 एंड आर जिसके कोऑर्डिनेट है -3y और कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो इसमें जो आपका जो वर्ड है जो समझने वाला है वो है कोलिनियर। कोलिनियर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है। देखो आसान भाषा में कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में होते हैं सीधे। मतलब अगर मैं एक लाइन खींचूं तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उस लाइन के ऊपर तो हम वो मैं बोल सकता हूँ उसे कि दे ऑल आर कोलिनियर पॉइंट्स। देखो ना इंग्लिश का वर्ड है को लीनियर। लीनियर मतलब सीधा को ऐसे समझो वर्ड को कोलिनियर ठीक है। तो कोलिनियर आपको समझ आ गया क्या होता है। तो ये कह रहा है कि जो 3 पॉइंट है पी क्यू और आर ये कोलिनियर पॉइंट है। तो यानी हमें हमारे दिमाग में आ गया कि ये तीनों एक लाइन में है ठीक है जी। और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि पी आर इज इक्वल टू 2 पी क्यू। तो पहले हम ये लाइन बना लेते हैं। देख लो ये मैंने लाइन बना दी। ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख लो 5 7 Q है x-2 और R है -3y। ठीक है सिंपल सी बात चल रही है यहाँ तक तो कोई मैंने कंफ्यूज नहीं किया आपको। अब ये है कोलिनियर पॉइंट और कंडीशन पे आ जाओ। कंडीशन दे रखी पी आर इज इक्वल टू 2 pq। तो पी आर इज इक्वल टू 2 pq। तो यानी कि अगर मैं इस 2 को पी आर के नीचे भेजूं तो क्या बनेगा पी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू pq। अब इसको जरा ध्यान से देखो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर है ना खोल के देखो कि पी आर बाई 2 मतलब जो पी क्यू है। तो यानी जो क्यू पॉइंट है वो पी आर
जो लाइन है उसके बीच का पॉइंट है। भाई डिवाइड बाय 2 यानी आधा, जब किसी चीज को हम नीचे 2 करते हैं यानी कि उसको हाफ कर देते हैं। तो यानी कि आपको क्या समझ आ रहा है कि जो पी क्यू पॉइंट है यानी कि क्यू पॉइंट है वो पी आर पॉइंट के बीचों बीच है, एकदम मिडिल है। तो अब आपको इस कंडीशन से ये पता चल गया कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। अब जली बत्ती, तो क्यू जो है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर यानी कि कौन सा फॉर्मूला आएगा? अब तो सब चिल्ला लिए होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर लिखा होता है, बस पढ़ना आना चाहिए, है कि नहीं? तो इस कंडीशन से हमें पता चल गया कि यार पी आर बाई 2 यानी पी आर एक लाइन है और उसका आधा, यानी कि क्यू जो है वो बीच में है। ठीक है, ऐसे सोचने का तरीका सीखो कि सोचा मैंने कैसे सोचा। मैंने सोचा यार पी आर बाई 2 है यानी पी आर का आधा और वो बराबर है पी क्यू के, यानी कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। यहीं पर ही था ग्लिच इस क्वेश्चन में। जो इस वाली कंडीशन को समझ गया वो सॉल्व कर देगा, जो नहीं समझा वो फंस जाएगा। तो बस अब हमें ये क्यू के मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम क्यू के कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो सीधे कैलकुलेट करना है, बस कर लो कैलकुलेट। तो देख लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, अच्छा जी इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, और ये बीच में मिड पॉइंट है। तो x1 प्लस x2 क्या होगा? 5 माइनस 3, तो 5 बस इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, 5 माइनस 3 बाई 2। y1 प्लस y2 क्या होगा? 7 प्लस y बाई 2। तो ये बन गए, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? x और माइनस 2, तो यानी कि 5 माइनस 3 बाई 2 की वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, 2 बाई 2 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो आधा काम तो हो गया, x की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब आते हैं y, तो y क्या है? 7 प्लस वाई बाई 2, जो कि इक्वलेंट है माइनस 2 के। तो 7 प्लस वाई बाई 2 को माइनस 2 के इक्वलेंट करके y की वैल्यू निकालो। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहाँ गया मेरा पेन यार? ये रहा। तो 7 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 2, तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, और इसी के साथ y इज इक्वल टू 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 11। तो बस मिल गई वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 11। यही फाइंड करना था हमें। तो इसमें कहाँ कहाँ फंसने वाली बात क्या थी? ये जो कंडीशन है पी आर इज इक्वल टू 2 pq, और ये कोलिनियर वर्ड, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ काफ़ी आए रहे हैं। आई थिंक मैं जब आपको वो करा रहा था सैम्पल पेपर, तो उसमें भी कोलिनियर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, है ना। तो ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको देख लो। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मैं भी थक गया हूँ। द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 14, फाइंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, मजे आ जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे। नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल। तो पहले तो मुझे बताओ सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का सीधे सीधे पहले तो फॉर्मूला बताओ 2 पाई आर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 132, मतलब दो सर्कल हैं, उनके सर्कमफ्रेंस का सम दे रखा है जिसकी वैल्यू है 132। फिर उन्होंने बोल रखा है कि एक सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो मैं मान लो पहले सर्कल के रेडियस को r1 बोल लेता हूँ और दूसरे सर्कल के रेडियस को r2 बोल लेता हूँ, तो यानी 2 पाई r1 प्लस 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 दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r2। यही तो बोल रखा है ना क्वेश्चन में, दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का सम जिसकी वैल्यू है 132। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस है 14, तो यानी r1 की वैल्यू 14 डाल दो यहाँ पर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। r क्या है? r1 क्या है? 14, तो इंटू 14। तो ये वाला तो पूरा हो गया, प्लस 2 पाई, और ये r2 हमें नहीं पता और यही पूछ रहा है ये कि दूसरे वाले सर्कल का रेडियस क्या है। तो बेसिकली हमें r2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो इक्वेशन मैंने बॉक्स में लिखी है इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो करो इसको, 7 2 जा 22 इंटू 4 कितना होता है? 88, 88 हो गया। तो 88 प्लस 2 पाई r2, इसका नाम मैंने r2 दिया है, इज इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व करो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना देता हूँ,
ये पिंक कलर से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। तो 2πr2 क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ पिंक वाला ना, 2πr2 इक्वल्स टू 88 को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, 132 माइनस 88। तो 132 माइनस 88 कितना होता है, 12 और आपका 44, ठीक है। तो 2πr2 हो गया 44, तो 2πr2 44 हो गया। अब इसको बस r2 के लिए सॉल्व कर दो, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ। 2πr2 इज इक्वल टू 44। अब तो सीधे कैलकुलेट करने का है, ये तो आप भी कर सकते हो, मुझसे ही देखोगे। आलसी हो रखे हो तुम लोग यार, ये भी मैं लिखूंगा, एक सेकेंड। तो 2πr2 इज इक्वल टू 132 माइनस 18 44, ये 2 टाइम्स आएगा 22, पाई की वैल्यू भी लिख दो तो r2 हो जाएगा, उधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई की वैल्यू 22 इंटू 7/22, 22 से 22 गया तो यहाँ से r2 की वैल्यू आ गई 7, और वही है आपका आंसर भी। तो ये थी एक वीडियो आपकी जिसमें हमने कौन से क्वेश्चन कर रहे, सेक्शन बी के क्वेश्चन, सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो आ सकते हैं। इससे पहले सेक्शन ए के करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख के जाओ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इसमें मैंने इंक्लूड करें, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एक हाँ चैप्टर मैंने अलग से बना रखी है, तो वो देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।